नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY 11 सर पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अ, भारतीय भवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भरने वाला क्वेश्चन था रिक्त स्थान, उसको हम लोग किए थे। आज हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न को करेंगे। उससे पहले आवर्त सारणी का कुछ प्रमुख तथ्य जान जाएं। उसका कुछ बेसिक हम लोग जानते हैं, क्या है आवर्त सारणी, इसे कैसे देखा जाता है, ये सब लोग हम लोग को जानना है पहले। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, आवर्त सारणी मतलब हुआ जो हमारे पृथ्वी पर जितने सारे तत्व हैं उसको एक आवर्त यानी क्रमबद्ध रूप से सजाना ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। आवर्त सारणी में दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं। पहला जो है, जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं इसमें, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आवर्त सारणी है। इसमें आप जो ये क्षैतिज रेखा देख रहे हैं, इस प्रकार का क्षैतिज रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है आवर्त। और यह आवर्त हमारे आवर्त सारणी में 7 हैं। कितने? 7 हैं। और जो इस प्रकार के खड़ी रेखा आप देख रहे हैं, इस प्रकार का खड़ी रेखा यदि हम लोग देखते हैं तो इसे कहा जाता है वर्ग या समूह। इसे क्या कहा जाता है, वर्ग या समूह। इसकी संख्या कितना है, 18। आवर्त की संख्या कितना, 7। और वर्ग की संख्या कितना, 18। ये आधुनिक आवर्त सारणी में है। बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो किए थे, ये मोसले ने किए थे। किसने किए थे? मोसले ने। सब लोग लिख लेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने? मोसले ने किए थे। इसके बारे में देखना है कि किस प्रकार से इसे देखना है, इसमें क्या गुण है। तो बच्चों देखते हैं कि जब किसी आवर्त में, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में बनाकर देखते हैं। हाँ, आपको बताएं कि इस प्रकार जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है आवर्त। इस प्रकार ऊपर या नीचे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है वर्ग। इसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ग कहेंगे। समझ जाएंगे, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को सब बच्चे सीख जाए। और इसे क्या कहेंगे, जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? आवर्त। आवर्त की संख्या कितना? 7। और वर्ग की संख्या कितना? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में बच्चों जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी से पूछा जाएगा। देखिए, कहता है कि किसी भी आवर्त में, ये हम लोग सब जान चुके हैं कि वर्ग 7, वर्ग 18 और आवर्त कितना? 7 है। अब हम लोग इस जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। पूछेगा आपसे कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या गुण चेंजिंग होता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, ये पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटेगा, उसको एक बार में देख लेंगे। क्या घटता है, जो घटता है उसे एक बार में देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो आता है, परमाणु का आकार, यानी परमाणु का आकार घट जाएगा। बच्चों याद रखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार घट जाएगा। परमाणु का त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक नज़र में देख लेंगे क्या क्या चीज़ घटता है, क्या क्या चीज़ बढ़ता है, ये सब देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करने लगता है। और इसी प्रकार धात्विक गुण घट गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट गया। बच्चों ये देखिए,
जब यह बाएं से दाएं, इसमें किसी भी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या क्या घट जाएगा? परमाणु का आकार घट जाएगा, परमाणु की त्रिज्या घट जाएगा, धात्विक गुण घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाएगी। ये सब क्या होता है? घट जाता है। तो हम लोग एक नज़र में जान गए कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या क्या घट जाता है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है, जो देखते हैं क्या बढ़ेगा। तो इसमें यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बढ़ना। क्या बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर? तो देखिए ऊपर से नीचे जब आएंगे तो परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बच्चों याद रखें, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जब धात्विक गुण बढ़ेगा, इसका मतलब यह इसका क्रियाशीलता भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो धातु की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम लोग इतना चीज़ नोट कर लें बच्चों, इतना चीज़ नोट कर लें एक साथ, जैसे याद करने में आसान होगा। एक स्थान पे हम लोग लिखिए कि बाएं से दाएं जाने पर, यानी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या घट रहा है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या बढ़ रहा है। एक नज़रों में देख लिए हम लोग। अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे इसमें, और बढ़ता है जो देखेंगे हम लोग। हम्म, जब ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एक चीज़ और बढ़ता है, वो है ऑर्बिट की संख्या, कक्षाओं की संख्या। क्या बढ़ जाता है? कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ऑर्बिटों की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। बच्चों देखिए, अब हम लोग एक डायग्राम और बनाएंगे और उसको में सीख जाएंगे एक साथ कि बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर क्या घटेगा। ये क्या है? आवर्त। ये क्या है? आवर्त है। 1 मिनट। बच्चों ये देखिए, ये जो है आवर्त है और ये क्या है? वर्ग है। तो याद रखें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ेगा, वो उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? तो चलिए इसको एक नज़र में हम लोग देखते हैं। तो बढ़ने का जो होता है, आयनन विभव बढ़ जाएगा। एक में क्या? आयनन विभव क्या हो जाएगा बच्चों? आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। दो में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा। तीन में याद रख लें, विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रख लें, एक जगह नोट कर लें कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
उसमें आयनन विभव कौन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाता है। और याद रखें, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या घटेगा, क्या घटेगा, जो याद रखेंगे घटना, क्या घटेगा, जो एक नज़र में देखते हैं तो आयनन विभव यही इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही तीनों इधर आएंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों घट जाएगा। याद रख लेंगे एक साथ, ऐसे याद करने से बहुत आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार याद रखेंगे हम लोग, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये तीनों मान आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों क्या होता है, घट जाता है। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये तीनों मान आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो कुछ और देख लें, ये जो पहला वर्ग है बच्चों, ये जो पहला वर्ग आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आवर्त दिखाई दे रहा है, ये पहला वर्ग को हम लोग जो इसमें जो जितना धातु उपस्थित है, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, ये सब जो जितना धातु उपस्थित है, इसे क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। लिख लेंगे, पहले वर्ग के सभी धातुओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्षार धातु के नाम से जानते हैं। तथा दूसरे वर्ग के सभी धातुओं के, इसमें जो दूसरा वर्ग में जितना धातु आपको दिखाई दे रहा है, ये सब किस नाम से जाना जाता है, सब क्षार मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ से लेकर वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जितने तत्व आप देख रहे हैं वो सभी डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के सभी तत्वों को हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं या संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो 17वां वर्ग है, 17 का ए यानी 7 का ए, क्या 7 का ए, ये 17वां वर्ग जो आप देख रहे हैं, इसमें उपस्थित सभी सभी तत्वों को, सॉरी इसमें धातु नहीं, इसमें अधातु है, इसमें उपस्थित सभी अधातुओं को हाइलोजन तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलोजन तत्व। और 18वां वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों को निष्क्रिय गैस, शून्य वर्ग या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, सब इसी को कहा जाता है। लिख लेंगे, 18वां वर्ग के सभी तत्व को शून्य वर्ग का तत्व, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, ये सब किसे कहा जाता है, शून्य वर्ग, 18 वर्ग वाला को। चलिए इतना हम लोग जान गए। अब इसी पर आगे प्रश्न बनाएंगे, जो आगे मिलेगा उसको बढ़िया से समझते जाएंगे। चलिए ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नोट करते जाएं सब चीज़। और फिर से कहना चाहेंगे हम कि सभी बच्चे अपना अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो आपको अच्छा लगे उसे नोट करते जाएं। चलिए ये था आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो भारतीय भवन बुक है उसका सॉल्यूशन है बच्चों। भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं और क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत आसान है बच्चों, पर तत्वों का अष्टक नियम, तो इसको लिख लेंगे न्यूलैंड्स। किसने, न्यूलैंड्स ने तत्वों के अष्टक नियम को दिया। किसने, न्यूलैंड्स ने। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। उदग्र मतलब बच्चों जो खड़ा खड़ा इस प्रकार खड़ा रहे, उसे हम लोग क्या कहें, अगर आवर्त सारणी के खड़े स्तंभ को यानी उदग्र स्तंभ को क्या हम लोग कहेंगे, तो इसे कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है, वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रुप, वर्ग या ग्रुप, याद रखेंगे। और हमारे आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो वर्गों की संख्या कुल कितना, 18 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। बच्चों जो आवर्त सारणी में जो इस प्रकार के क्षैतिज कतार आपको 7 को दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, 7, इसे कहा जाता है आवर्त।
इसे क्या कहेंगे हम लोग? आवर्त, पीरियड। इसे पीरियड या आवर्त कहा जाता है, लिख लेंगे। और इसकी संख्या कितना है? आवर्त की संख्या कितना? तो आवर्त की संख्या 7। कितना है? 7 है, याद रखेंगे सब लोग। आगे, उस एक तत्व का नाम लिखे जिसे लिखें जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर दिया था। बच्चों ये कह रहा है कि वो तत्व के नाम लिखिए, उस तत्व का नाम लिखिए, किसी एक ही तत्व का नाम पूछ रहा था। उस तत्व का नाम लिखे जिसके आविष्कार होने से पहले उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि इसके स्थान पर इस प्रकार का तत्व आएगा। तो उसके स्थान पर देखिए, जो एस्कैंडियम है इसका भविष्यवाणी किए थे, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब का क्या किए थे? ये भविष्यवाणी किए थे। तो हम लोग लिख लेंगे एस्कैडियम, जर्मेनियम और गैलियम, इसका भविष्यवाणी मेंडलीफ ने किया था। सभी बच्चे ये अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं कि मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। ये बहुत क्वेश्चन आता है, तत्वों की संख्या। सब लिख के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। तत्वों की संख्या कितनी थी मेंडलीफ के समय, और अभी वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं। चलिए इसे बढ़िया समझते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग आवर्त सारणी पर चलते हैं। देखिए ये है आवर्त सारणी। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि कितने दीर्घ आवर्त हैं और कितने लघु आवर्त हैं। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। बच्चों जो आप देखिए यहाँ से, ये पहला आवर्त देखिए, दूसरा और ये तीसरा। इसमें पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8। ये तीनों आवर्त को एक साथ ये तीनों आवर्तों को एक साथ लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या बहुत कम है। और सबसे कम तत्व पहला आवर्त में कितना? 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा और सातवां, ये चारों आवर्त को एक साथ दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। चारों आवर्त को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। बच्चों इसमें याद रखेंगे, सबसे बड़ा आवर्त जो है वो छठा आवर्त है। कौन? छठा। और जो अधूरा आवर्त है वो कौन है? सातवां आवर्त है। तो कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो क्या कह रहा था, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। तो दीर्घ आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। सॉरी बच्चों, ये दीर्घ रूप मतलब कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसको में सिर्फ आंसर हो जाएगा कितना? वर्ग हो जाएगा 18 और आवर्त हो जाएगा 7। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हम दूसरा समझ गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु के नाम बताएं। बच्चों एक क्षार धातु तथा एक क्षारीय मृदा धातु का नाम बताएं जिसका नाम एस से चालू होता हो। तो पहला वर्ग में ऐसा कौन सा धातु आपको मिल रहा है जिसका नाम एस से चालू होता है। तो एस से नाम चालू होने वाला एक ही तत्व है, कौन? सोडियम। कौन है? सोडियम। और दूसरे वर्ग में एस से नाम चालू होने वाला कौन है? अस्ट्रांसियम। कौन है? अस्ट्रांसियम। तो लिख लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। बताएं कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई। बच्चों देखिए, इसका गुण न धातुई होगा और न अधातुई होगा, क्योंकि यह 14 नंबर का तत्व कौन है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 और यह एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। बच्चों उपधातु का गुण होता है कि वैसा तत्व जिसका गुण कुछ गुण धातु का भी हो और कुछ गुण अधातु का भी हो। दोनों का गुण यानी धातु और अधातु दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपधातु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन वाले वर्ग के अन्य दो तत्वों के नाम लिखें। ये पूछ रहा है कि कार्बन वाला जो है, कार्बन है, उस वर्ग में कौन कौन सा तत्व है। तो उसमें है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये इतना लिख लेंगे हम लोग। ये उसको मैं पूछ रहा था किसी एक का, दो का नाम हम यहाँ 4 दे दिए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, टीन और लेड है, यह वर्ग 14 में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? 14 में। चलिए आगे देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? देखिए वर्ग संख्या यानी 2 8 7 17। इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 17। यानी 17 किसका? क्लोरीन का हो गया। तो 17 यानी क्लोरीन किस में आता है? वर्ग 17 में। वर्ग 17 में आता है, यानी 7 के ए में भी इसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 का ए। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट बच्चों। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? बच्चों कह रहा है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक, यह तत्वों के किस गुण पर आधारित है? तो आप जानते हैं जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर था, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। एक कारण देकर बताइए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। बच्चों एक कारण देकर बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? एन, परमाणु संख्या 7। चलिए इसको बना के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए आप। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5, 2 और 5। चलिए देखिए, और किसको पूछ रहा था? नाइट्रोजन और फास्फोरस। हाँ, तो फास्फोरस को यदि हम देखते हैं तो उसका संकेत होता है पी, परमाणु संख्या 15 है। तो इसको यदि बनाते हैं तो 2 8 5। देखिए 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में बराबर है, अतः नाइट्रोजन जिस वर्ग में होगा उसी वर्ग में कौन आएगा? फास्फोरस भी आएगा। यही कारण है कि दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि नाइट्रोजन के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा फास्फोरस के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर है, अतः इसे एक ही वर्ग में रखा गया है। और वर्ग कितना? 15 में। चलिए आगे देखते हैं। किस तत्व के परमाणु में, यानी किसी तत्व के क्या होना चाहिए? किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं? कहा कि किस तत्व के परमाणु में पूर्ण रूप से भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं। यानी यदि यहाँ पर नाभिक हो, क्या हो? नाभिक। चलिए नाभिक बना देते हैं। और नाभिक के
बगल बगल जो घेरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट यानी सेल। ये तो कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए दो सेल, यानी पहला पहला में कितने आएंगे, एक मिनट। इसमें पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो। और दूसरा में आना चाहिए था कितना, 8। तो किस में है, दो, 8 और 2, यानी 2 और 8 किस में आएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है निर्धारित किया जाता है कक्षा में, वो 2n² से किया जाता है। किससे किया जाता है, 2n² से। तो 8 2 10, 10 परमाणु संख्या किसका है, तो 10 है नियॉन का। किसका है, नियॉन का। यानी 10 परमाणु संख्या वाले तत्व के दोनों कोष पूर्णतः भरे होंगे, पूर्णतः भरे होंगे, और यह एक निष्क्रिय गैस है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में क्यों रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। देखिए बच्चों, ये आंसर देख लें। देखिए आवर्त सारणी में, देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग किया रखा जाता है, परमाणु संख्या के आधार पर, जबकि समस्थानिक के परमाणु संख्या के समान रहने के कारण उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लिख लेंगे। देखिए हम लोग का आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, और समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिक को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो जाना ही जाता है परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे। तो बच्चों जो 18वां वर्ग यानी शून्य वर्ग के जो तत्व था वो नहीं था, वो बाद में खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 1.5 हो, 1.5 हो, तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर एक समझने की बात है, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता, वह एक पूरा संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यानी वह यदि रहेगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, यानी प्राकृत संख्या के रूप में हो सकता है। 1.5 के रूप में नहीं रहेगा, दशमलव के रूप में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता बच्चों, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या उसे कहा जाता है जो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या याद रखेंगे, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। आप लोग लिख कर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था, परमाणु संख्या का खोज किसने किया था। चलिए तब तक आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर है, यह संभव नहीं है, यानी दशमलव में रहना संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक गुण तत्व के नाम लिखे। देखिए बच्चों, जब हम पढ़ते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका धात्विक गुण घट जाता है और दाएं से बाएं आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। चलिए ये पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम तिरछा देखें तो सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे नीचे आएगा फ्रांसियम। परंतु फ्रांसियम एक
रेडियो एक्टिव तत्व है, अतः इसका हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके ऊपर कौन आएगा? इसके ऊपर आएगा सीजियम। कौन आएगा? सीजियम। अतः सीजियम सबसे अधिक धात्विक गुण रखने वाला तत्व है। बच्चों याद रखेंगे, सीजियम जो है सबसे अधिक धात्विक गुण रखने वाला तत्व है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अधातु की ओर। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट जाता है, यानी अधात्विक गुण बढ़ जाता है, तथा ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। यानी कि इस ओर ऊपर की ओर जो होगा वहीं इसका मेन आंसर होगा, यानी सबसे अधिक अधात्विक गुण रखने वाला होगा। तो बच्चों सबसे अधिक ऊपर जो हम लोग देखते हैं तो हीलियम है, परंतु हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, अतः उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर देखते हैं। चलिए आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास हम करते हैं। आवर्त सारणी पर एक बार चलेंगे, देखेंगे। यदि इधर से हम लोग इधर तिरछा आते हैं, तिरछा इस प्रकार, तो सीजियम सबसे अधिक धात्विक गुण रखने वाला है, और इधर से ऊपर जाएंगे तो फ्लोरीन सबसे अधिक अधात्विक गुण रखने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों देखिए, हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न देख चुके, अब हम लोग देखेंगे लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के कुल लघु एवं दीर्घ आवर्त से क्या समझते हैं? आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त की संख्या बताएं। ये बता चुके बच्चों पीछे। चलिए फिर भी देखते हैं कि आवर्त सारणी में प्रथम तीन आवर्त, आवर्त सारणी में प्रथम तीन आवर्त प्रथम द्वितीय व तृतीय लघु आवर्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें 8 तत्व ही उपस्थित है ना। इनमें प्रथम आवर्त में 2 तत्व, जबकि द्वितीय व तृतीय आवर्त में 8 तत्व उपस्थित है। आवर्त सारणी में बाद में 4 आवर्त, आवर्त सारणी के बाद के 4 आवर्त चतुर्थ, चौथा, पाँचवा, यानी चौथा आवर्त, पाँचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व रखे गए हैं, क्यों? देखिए, हम लोग ये जानिए कि आखिर आवर्त दो में, यदि कोई तत्व दो में है तो वह दो में ही क्यों है, 3 में क्यों नहीं? ये जान जाएंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए ऐसा एक तत्व का नाम उठा के देखते हैं। आप जानते हैं कि पहला आवर्त में 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसे पहले आवर्त में क्यों रखा गया? दूसरा आवर्त में 8 तत्व है, लिथियम से चालू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? नियॉन पर ख़त्म होता है। लिथियम 3, नियॉन 10। देखिए दोनों के बीच कितना तत्व है? 8 तत्व है। यदि किसी का हम लेते हैं तो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसमें ऑर्बिटों की संख्या कितने होंगे? 2 ही होंगे। जैसे लिथियम के बनाइए तो लिथियम 2 और 1, कितना? 2 और 1, ये रहा पहला ऑर्बिट, ये रहा दूसरा ऑर्बिट। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है? ऑर्बिट। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2n² से पहला ऑर्बिट में भर गया, और दूसरा जो ऑर्बिट है उसको में 1 ही गया। देखिए इसमें 2 ही कक्षा में पूर्ण हो जा रहा है, तो हम आगे नहीं ले सकते। अतः यानी दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 ही इसलिए है क्योंकि इससे अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व अगले वर्ग में ऊपर चले जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता को लिखें। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता, तो देखिए कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम लाए हैं, उसको सब नोट करते जाएंगे। पहला विशेषता क्या था? यानी ये तत्वों के अध्ययन में सुविधा लाया। यानी पहले जब आवर्त सारणी नहीं था तो तत्व को अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होती थी। अच्छा, इस एक साथ इसको अध्ययन करने लगे, इन तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गया। तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने में आसानी होती है, यानी उस समय परमाणु भार पर आधारित था, तो यह परमाणु भार निकालने में आसान था।
फिर क्या, नए तत्व के आविष्कार में सहयोग मिला, नया तत्व वैज्ञानिक को प्रेरणा मिला और नए तत्वों को खोजने लगे। अगला क्या था, परमाणु संरचना का निर्माण होता है और अनुसंधान कार्य में सहायता मिलता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं दो त्रुटियों को लिखें। चलिए दो त्रुटि कर रहा है, हम कुछ और त्रुटि लिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिल पाया। बच्चों आप भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक आवर्त तत्व है, इसका स्थान आज तक मिला नहीं, यानी इसका एक त्रुटि रहा। दूसरा स्थानिक के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया, इसको स्थानिक इधर रख दिया गया, यानी कि एक स्थान पर रखा नहीं गया, अतः इसको में यह भी एक त्रुटियां पाया गया। और अनेक विभिन्न भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया था, जैसे कॉपर, चांदी, सोना, ये सब को एक ही साथ रखा गया था। तो चलिए ये नोट करते जाएंगे सब, और यदि लिखना रहे तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ऐसे लिखाया हुआ है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कहता है कि सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जितना भी परमाणु है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर होगा। इसी प्रकार वर्ग 17 के सभी तत्वों के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान 7 होती है। इस प्रकार किसी वर्ग के सभी तत्व के बाथरूम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी अनुसार रखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था। इलेक्ट्रॉन विन्यास से किस प्रकार आधारित है। हाँ, यदि जितना आपका आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार, परमाणु का स्थान यानी कहाँ पर रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलता है। चलिए ये आंसर लिख लेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों। इन तत्वों के परमाणु संख्या दिया गया है और उसके अनुसार निकाल। देखिए हम लोग को निकालना, जो वर्ग एक ही वर्ग के तत्व होंगे उनका गुण समान होगा। तो देखते हैं कि सोडियम है, फिर फ्लोरीन है, नहीं अलग हो जाता है, पोटेशियम नहीं अलग हो जाता है, फास्फोरस बिल्कुल अलग, सीजियम, देखिए सीजियम पहला वर्ग का तत्व है और सोडियम भी पहला वर्ग का तत्व है, अतः ये सीजियम, सोडियम और सीजियम आंसर। सदृश गुण के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। किन्हीं दो दृश्यों के नाम बताएं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वर्ग 17 के सदस्य हैं। इनके परमाणु के बाथरूम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सब लोग बच्चे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जितने 17वां वर्ग यानी जितने 17 वर्ग के तत्व हैं यानी हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं उस सभी का वैलेंसी क्या होता है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन वास्तव कक्षा में होते हैं, अतः इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपने निकट, जो इसके निकट जो तत्व होंगे उसको क्या करेंगे। देखिए इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपने निकट जो अक्रिय गैस होगा उसको ग्रहण कर वो सब बन जाएगा। यानी इसका इसका जो वैलेंसी होता है एक होता है। और इसी प्रकार यानी इसको एक ही वर्ग में रखा गया, 17वां वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी में एक ही में रखा गया है। चलिए अब जान गए आंसर, आगे देखते हैं। क्षार धातुओं के नाम लिखे। बच्चों आप दूसरा वर्ग में जितना तत्व है उस सब क्या है, क्षार धातु, लिथियम, हाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आगे देखते हैं। दूसरे आवर्त में सोडियम Na से क्लोरीन Cl की ओर
बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घट जाती है? बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत गौर से सुने सब। देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। इसमें ऑर्बिटों की संख्या जो होगा 2, 8, 1, यानी 2, 8, 1, यानी इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, है ना। अच्छा, और देखिए इसका होगा 2, 8, 7। चलिए अब एक चीज़ बताते हैं आपको। जैसे जैसे हम परमाणु संख्या, जैसे जैसे हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ जाएंगे तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि जितना ऑर्बिट सोडियम का है उतना ही ऑर्बिट किसका है? क्लोरीन का है। अतः क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन को नज़दीक खींच लेता है। जब नज़दीक खींच लेता है तब परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाती है? घट जाती है और परमाणु का आकार भी छोटा हो जाता है। तो ये आप जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है, त्रिज्या घट जाता है। आप सब जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लगभग हम लोग सब प्रश्न को कर लिए हैं। तो सब बच्चे इसे फिर से पढ़ लें, बढ़िया से अपना नोट्स तैयार कर लें। जितना अच्छा हो उतना अच्छा नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स ही आपको आगे पढ़ने के लिए काम देगा। बहुत अच्छा से नोट्स बनाएं और प्रश्न इतना से ज़्यादा नहीं आता है। जिस प्रकार का भी प्रश्न हो, यदि आपको कुछ पूछना रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।